नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल LR क्लासेज अलवर पर। प्यारे साथी, आज हम पहुंच चुके हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर और इससे पहले हम YouTube पर 2 प्रैक्टिस सेट कर चुकी हैं। यदि अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के तीसरे प्रैक्टिस सेट की और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। एक दर्शन सीरीज जो आपको पता है हमने शुरू कर रखी है और ये दर्शन सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। चलिए बताइए। तो प्यारे साथी, जो पंडित रविशंकर जी हैं उनका संबंध सितार से है। देखिए, बहुत बार एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है। ये सितार है, ठीक है, सितार बजाते हैं। यदि हम देखें और कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सितार बजाते हैं तो वह आपको इस प्रकार देखने को मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे तबला गलती से लिखा गया है, ठीक है, यहाँ आप इसे सितार पढ़ें कि यहाँ पर भी सितार ही लिखा हुआ है। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन, अनुष्का शंकर और आनंद पारिक। ये वे कलाकार हैं जो सितार का वादन करते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न हमें ज़रूर देखने को मिल जाता है और ऐसे ही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और इसलिए इनकी महत्वपूर्ण व्याख्या आप सभी के सामने लेकर आया हूँ, जो आपको बहुत मदद करेगी आपके आने वाले एग्ज़ाम में। दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने, कलामंडलम कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है। तो बहुत अच्छे प्यारे साथियों, आप बताएं कि कलामंडलम कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है। तो प्यारे साथी, इनका संबंध मोहिनी अट्टम से है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि जो मोहिनी अट्टम है वह केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। वहीं बात करें भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ का है भाई, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया है असम का शास्त्रीय नृत्य। और वहीं बात करें कथक की, तो कथक हमारे यूपी और इसके साथ साथ पूरे उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, कथक है। इसके अलावा हम और देखें कि मोहिनी अट्टम की और अन्य कलाकार कौन कौन से हैं, तो वह आपको इस प्रकार से अगली स्लाइड पर देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हम पढ़ते हैं भारती शिवाजी, रागनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांता राव, क्षेमवती और सुनंदा नायर। तो ये सभी महत्वपूर्ण कलाकार हैं मोहिनी अट्टम की। तो जितने भी मोहिनी अट्टम के कलाकार हैं वो सभी आप सभी के सामने देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा अन्य किसी कक्षा में हम पुरुष जितने भी होंगे जो पुरुष मोहिनी अट्टम करते हैं उनकी हम अलग से किसी वीडियो पर, जब अगला प्रैक्टिस सेट आएगा तो उसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेगा और वहाँ से हम उन्हें कवर अप कर लेंगे। यदि प्यारे साथी आपको मेहनत अच्छी लगती है हमारी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना है। प्यारे साथी, नया प्रश्न आप सभी के सामने कि विषु नववर्ष किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए, जो नववर्ष हैं भारत में अलग अलग जो राज्य में अलग अलग नाम से मनाए जाते हैं, तो उसी प्रकार से बताया गया है कि जो विषु नववर्ष है ये भारत के, तो प्यारे साथी विषु जो नववर्ष है वह केरल के अंदर मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है भाई, केरल में मनाया जाता है। वही बात करें अन्य नववर्ष की, तो पंजाब में प्यारे साथी एक त्यौहार मनता है जिसका नाम है वैसाखी। क्या नाम है भाई, वैसाखी। वैसाखी जो नववर्ष है वो कहाँ मनाया जाता है, वो पंजाब में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में मनता है, एक है गुड़ी पड़वा। क्या नाम है, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा कहाँ पे मनाया जाता है, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और वहीं बात करें तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नववर्ष मनाया जाता है और उसका नाम है, क्या है, उसका नाम है पुंथड़ू। क्या नाम है, पुंथड़ू। पुंथड़ू मनाया जाता है कहाँ पे, ये मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और नेक्स्ट प्रश्न है डोस मोचे उत्सव कहाँ मनाया जाता है। डोस मोचे जो उत्सव है प्यारे साथी वह कहाँ मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर। और वहीं देखिए जम्मू कश्मीर के हम अन्य त्यौहार की, जम्मू कश्मीर में और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो उनमें एक प्रसिद्ध है हेमिस। कौन सा प्रसिद्ध है भाई, हेमिस प्रसिद्ध है। एक मनाया जाता है ट्यूलिप, हेमिस, ट्यूलिप, शिकारा, खीर भवानी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव हैं जो कि जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है कि लंबाड़ी नृत्य कहाँ मनाया जाता है। प्यारे साथी, लंबाड़ी जो नृत्य है वह मनाया जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर। देखिए, याद आप इसे इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो अंधा आदमी होता है ना, वो कहीं भी लंबा हो जाता है, उसको कोई भी लंबा कर जाता है। अगर वो सड़क पे चलेगा तो कहीं भी उसको लंबा किया जा सकता है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर लंबाड़ी नृत्य किया जाता है। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश के अंदर और कौन कौन से अन्य जो फोक डांस किए जाते हैं, तो उनकी जानकारी आपको इस स्लाइड में देखने को मिलेगी।
देखिए प्यारे साथी, बुट्टा बुमालू, कुम्मी कावड़ी, भामकल्पम, ढीमसा, कोलाट्टम, वीरनाट्यम, गोबी और डप्पू, ये जो नृत्य हैं प्यारे साथी, ये जो नृत्य हैं वो कहाँ पे किए जाते हैं, तो ये नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर किए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने इस प्रकार से है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई थी। देखिए योजनाओं से हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो जितने भी जो पुरानी योजना है उनको आप ज़रूर याद करके रखें, और जिनसे अभी भी जो सरकार में चल रही हैं उन योजनाओं से सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत हुई थी प्यारे साथी, वो कब हुई थी, तो ये 18 फरवरी 2016 को करी गई थी। वहीं बात करें हम अन्य कुछ योजनाओं की, तो 16 जनवरी 2016 को एक स्टार्टअप योजना चली थी, स्टार्टअप योजना, इसलिए हम 16 जनवरी को ही राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। 1 मई 2016 को एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी, और उसका क्या नाम है भाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है उसको कब चलाया गया था, तो 1 मई 2016 को चलाया गया था, और 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0, ठीक है ना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 10 अगस्त 2021 को हुई थी। ठीक है प्यारे साथी, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न है कि रजत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। देखिए रजत क्रांति का जनक, या हम बात करें क्रांतियों की, तो क्रांतियों से भी सवाल पूछे जाते हैं, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है और कौन सी क्रांति का कौन जनक है, ये आप जरूर याद रखें। जैसे इसमें बताया गया है कि रजत क्रांति का जो जनक है वो कौन है, तो प्यारे साथी जो रजत क्रांति के जनक हैं वो कौन है भाई, तो वह हैं आपकी इंदिरा गांधी। कौन है, इंदिरा गांधी को रजत क्रांति का जनक कहा जाता है। देखिए वर्गीज कुरियन ने एक क्रांति चलाई थी और उसका नाम था श्वेत क्रांति। प्यारे साथी श्वेत क्रांति का जो जनक है वो कौन है, वर्गीज कुरियन। दुर्गेश जो पटेल हैं उनको कहते हैं गुलाबी क्रांति का जनक। कौन सी क्रांति भाई, गुलाबी क्रांति का जनक कौन है, दुर्गेश पटेल। वहीं बात करें डॉक्टर अरुण नायर की, तो अरुण नायर को नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। यदि नीली क्रांति पूछे तो अरुण नायर, गुलाबी क्रांति पूछे तो दुर्गेश पटेल, और श्वेत क्रांति के जनक आप सभी को पता होगा वर्गीज कुरियन, और रजत क्रांति का जनक कौन है, इंदिरा गांधी जी हैं। चलिए नेक्स्ट वाले पे पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। प्यारे साथी दिवस जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और अब आप देखिए पिछली 3 कक्षाओं में हम जनवरी के पूरे दिवस अब मैं आपको करा चुका हूँ। जैसे जैसे आगे वीडियो आती जाएंगी हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथी, तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को मनाते हैं, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, और कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, कुष्ठ निवारण दिवस। यदि आपसे पूछे कि कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाते हैं, तो 30 जनवरी को मनाते हैं। और 25 जनवरी को अपना कौन सा दिवस मनाते हैं, मैं आपको पिछले कक्षा में बताया था मैंने कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। इसके साथ साथ एक और याद रखना कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी कब मनाते हैं, तो पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाते हैं। और 16 जनवरी को आप बताइए कौन सा स्टार्टअप दिवस हम कब मनाते हैं, 16 जनवरी को मनाते हैं। उम्मीद है आपको ये कक्षाएं बहुत पसंद आ रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और ये जो सवाल है वह है बुक से। माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है। प्यारे साथी बुक जितनी भी इम्पोर्टेंट है उन सभी के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, तो बताइए जो माई डेज पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो प्यारे साथी इसके लेखक हैं R.K. नारायण। इससे संबंधित और पुस्तकें देखिए आपके लिए कितनी मेहनत करी गई है। R.K. नारायण की अन्य पुस्तक देखिए, द डार्क रूम, मालगुडी डेज और गाइड, ये 3 पुस्तकें, इसके साथ साथ माई डेज। ठीक है, ये आपको याद ही रखनी है इनकी पुस्तकें, डार्क रूम, मालगुडी डेज और गाइड। सरोजनी नायडू गोल्डन थ्रीशोल्ड और ब्रोकन विंग्स, ये पुस्तक किसकी है, सरोजनी नायडू की। नीरज चंद्र चौधरी की हिंदुइज्म और द पैसेज टू इंग्लैंड, ठीक है, ये याद रखनी है। E.M. फोस्टर की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, कौन सी, द पैसेज टू इंडिया, ये पुस्तक किसकी है भाई, ये पुस्तक है E.M. फोस्टर के। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद करेंगे। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सवाल पे। देखिए प्यारे साथी बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। जो बास्केटबॉल जो गेम होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या बतानी होती है कि उसमें खिलाड़ी कितने होते हैं। तो प्यारे साथी बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखना, स्नूकर जो गेम होता है ना, स्नूकर में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, स्नूकर में खिलाड़ियों की संख्या होती है 1। ठीक है, 1 होता है स्नूकर के अंदर। वही बात करें 6 खिलाड़ी किस में होते हैं, तो वॉलीबॉल के अंदर होते हैं 6 खिलाड़ी। पूछ ले कि वॉलीबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। 8 में किस में होती है,
8 खिलाड़ियों की संख्या होती है जिम्नास्टिक के अंदर। जिम्नास्टिक यदि पूछ ले कि जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 8। और 15 किस में होती है, 15 होती है रग्बी फुटबॉल का आपने नाम सुना होगा ना। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है। स्नूकर में 1, वॉलीबॉल में 6, जिम्नास्टिक में 8, रग्बी फुटबॉल में 15 और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ियों की संख्या होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न खेल से संबंधित है कि बेसबॉल के परिसर को क्या कहा जाता है। जो बेसबॉल जो गेम होता है वो कहाँ पे खेला जाता है, उसके मैदान को क्या कहा जाता है। प्यारे साथी, इसके मैदान को डायमंड के नाम से जाना जाता है। और देखते हैं कि कौन से खेल के मैदान को क्या कहा जाता है। तो प्यारे साथी, इसके लिए लाइक ज़रूर करना आपको ना। देखिए, मेहनत बहुत होती है इस PDF को बनाने में, और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सा प्रश्न पूछा गया है और आगे क्या पूछा जा सकता है, तो इससे संबंधित ही आपको व्याख्या दी जाती है। प्यारे साथी, जो गोल्फ जो गेम होता है वो किस पे खेला जाता है, कोर्स। उसके मैदान को क्या कहते हैं, कोर्स कहते हैं। तैराकी कहाँ की जाती है, तो पूल के अंदर तैराकी हो जाती है। घुड़सवारी जो गेम होता है वो किस पे खेला जाता है, वो होता है एरिना परिसर के अंदर होता है। साइकिलिंग जो गेम होता है उसको परिसर क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं वेलाड्रम। वही बात करें टेबल टेनिस की, टेबल टेनिस किस पे खेला जाता है, बोर्ड पर। मुक्केबाजी जो होती है वो कहाँ पे होती है, रिंग में होती है। और वहीं बात करें तीरंदाजी, तीरंदाजी कहाँ पे होती है, इसको बोलते हैं रेज। प्यारे साथी, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, और याद रखना है, आप किसी भी तरीके से चाहे याद कर लो इनको ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उत्तराखंड में स्थित दर्रा कौन सा है, बताना है आपको कि निम्न में से कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड के अंदर स्थित है। तो प्यारे साथी, माना, नीति, लिपुलेख या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल उपयुक्त सभी। ये जो तीनों जो दर्रे हैं वो कहाँ पे स्थित हैं, उत्तराखंड के अंदर स्थित हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे। महाराष्ट्र में स्थित जलप्रपात है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात है जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। देखिए, अंबोली जलप्रपात, थासेघर जलप्रपात और कूने जलप्रपात। तो ये तीनों की तीनों जलप्रपात कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में स्थित है। अंबोली जलप्रपात हिरण्यकेशी नदी पर स्थित है, थासेघर जलप्रपात तरल नदी पर स्थित है, और कूने जलप्रपात कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त सभी सही होगा। बढ़ते हैं, द्रोण सागर झील स्थित कहाँ पे है, बताइए भाई। द्रोण सागर जो झील है वो है भारत में कहाँ स्थित है, तो द्रोण सागर जो झील है प्यारे साथी वो कहाँ है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो प्यारे साथी, इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड के अंदर द्रोण सागर झील स्थित है। वहीं देखें उत्तराखंड की अन्य झीलें तो आपको इस स्लाइड में देखने को मिलेंगी। देखिए, सात ताल झील, नैनीताल झील, भीमताल झील, राक्षसताल झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल झील और खुरपा ताल जो झील है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ताल याद रूट वर्ड याद कर लेना कि ताल जहाँ पे भी आएगा वो उत्तराखंड से संबंधित होंगी। तो द्रोण सागर झील कहाँ पे है, तो उत्तराखंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 14 में वर्णित है, निम्न में से अनुच्छेद 14 में क्या वर्णित है। कानून के समक्ष समानता है, धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो निम्न में से क्या है जो अनुच्छेद 14 में वर्णित है। तो प्यारे साथी, ऑप्शन ए उस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आर्टिकल, ये जो धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये आर्टिकल 15 में बात कही गई है। कौन से में, 15 में। अवसर की समानता आर्टिकल 16 में बताया गया है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में बताया गया है, और उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में बताया गया है। तो ये जो 14 से लेकर जो 18 तक जो आपका एक मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार है ना, समानता का अधिकार को ये दर्शाता है। ठीक है, जो 14 से 18 तक अनुच्छेद में वर्णित है, और ये आपको पूरा का पूरा यहाँ बता दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। तो प्यारे साथी, प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था, और इसके द्वारा 9वीं अनुसूची संविधान के अंदर जोड़ी गई थी, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित बात कही गई है। भूमि सुधार से संबंधित बात कही गई है। इसके साथ याद रखना कि 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था, और 1976 में वेरी इंपॉर्टेंट आता है जिसको आपका 42वां संविधान संशोधन बोलते हैं, जिसको संविधान का लघु संविधान बोलते हैं, जिसे 42वें संविधान संशोधन को ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। जो बीजेपी की स्थापना है वो आपको बतानी है कि वो कब हुई थी। तो प्यारे साथी, बीजेपी की स्थापना 1980 में की गई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्यारे साथी, यदि आपसे पूछे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 के अंदर। 1964 के अंदर कौन सी पार्टी बनी थी, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, वो कब बनी थी, 1964 में बनी थी। और केवल कम्युनिस्ट पार्टी CPI, पूछा आपको से केवल कम्युनिस्ट पार्टी गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1925 में। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1964 के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, 1980 के अंदर। चलिए प्यारे साथियों, दूसरा सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 18 पे।
प्यारे साथी ऐसे जो सवाल हैं मैं लगातार आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूँ, और ये यकीन मानिए ये एग्ज़ाम में ऐसे कैसे पूछ ले जाते हैं, ठीक है ना। जितने भी समाज सुधारक हैं उन्होंने किसकी स्थापना की है, तो ऐसे प्रश्न हमें लगातार देखने को मिल जाते हैं। प्रश्न पूछा है कि आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी, तो आत्मीय समाज की स्थापना प्यारे साथी राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई थी। और ये आत्मीय समाज की स्थापना कब करी गई थी, ये प्यारे साथी आत्मीय समाज की स्थापना 1815 के अंदर राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं हम। देखिए अब इसकी व्याख्या देखिए आप। देखिए राजा राम मोहन राय ने एक तो आत्मीय समाज की स्थापना 1815 में करी, इसके अलावा वेदांत समाज की स्थापना भी 1825 के अंदर करी थी। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी, और ये कब करी थी, 1839 के अंदर करी थी। गोपाल हरि देशमुख ने परमहंस मंडली की स्थापना करी, और कब करी, 1848 के अंदर। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब करी थी, 1866 के अंदर। तो ये बातें आपको जरूर याद करनी है प्यारे साथी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सीरीज पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी है, तो सातवाहन वंश की स्थापना प्यारे साथी सिमुक ने करी है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं कि कौन से वंश की स्थापना किसने करी है और उसकी राजधानी क्या रही है। तो सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना करी है, और इसकी जो राजधानी रही है वो क्या रही है, प्रतिष्ठान रही है। तैलप द्वितीय था जिसने चालुक्य वंश की स्थापना करी है, और इसकी राजधानी क्या है, मान्यखेत रही है। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना करी है, और इसकी राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। विजयालय चोल ने चोल वंश की स्थापना करी है, और चोल वंश की राजधानी क्या है, तंजौर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चोल वंश की राजधानी क्या थी, तंजौर थी, और इसकी स्थापना किसने करी है, विजयालय ने करी है। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न पर प्यारे साथी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है। तो प्यारे साथी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्या होगा भाई, दिल्ली होगा। और दिल्ली का जनघनत्व कितना है, 11,320 है, जो कि सर्वाधिक है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे आता है चंडीगढ़। वहीं बात करें सबसे कम जनघनत्व किस यूटी का है, तो सबसे कम जो जनघनत्व है प्यारे साथी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कहाँ का है, अंडमान निकोबार का है। और वो कितना है, वो है आपका 46। और दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे है आपका दमनदीप। तो प्यारे साथी ये थी आज की आपकी छोटी सी क्लास, और ये क्लास आपको कैसी लगी है इस पे आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लग रहे हैं इसके बारे में भी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। प्यारे साथी इन प्रैक्टिस सेट को आपके दोस्तों के साथ में शेयर करते रहें और अपना परिवार लगातार बढ़ाते रहें। मुझे आपसे उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। ठीक है प्यारे साथी, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, अपनों का ध्यान रखें। ठीक है साथी।